हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 7 SCRT यानी BTC की किताबों को अध्ययन करते हैं और ये पहला अध्याय है जल और जंगल। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने की लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि ये सब में दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? तो इन विषयों के बारे में आज हम लोग इस किताब में पढ़ेंगे। इस क्रम में हम प्रति वर्ष जल के लिए हम लोग 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए काफ़ी जागरूकता चलाई जाती है क्योंकि जल ही जीवन है। देखिए, एक आता है कि यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें मृदु जल मात्र 1 मग ही पानी होता। समझ रहे हो आप? शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है, यानी जल की मात्रा काफ़ी कम होती है जो पीने लायक होती है, ठीक है। जो पीने लायक पानी साफ जल जो होता है, अधिकांश हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ के स्थायी बर्फ के रूप में है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। यानी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, मतलब आपको बता रहा हूँ कि सवाल आता है कि जल का कितना प्रतिशत पीने लायक है। तो हम बताएं कि हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल और झीलों और नदियों का जो जल बचता है, ये कुल जल का मात्र 0.006% है। यानी 100% में सिर्फ पीने लायक पानी यानी यूज करने लायक 0.006 है। तो बाकी जल क्या होता है? वो जो होती है वो खारा पानी होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों को अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जल के बारे में पढ़ें। अब हम लोग उधर जानते हैं इस अध्याय में क्या लिखा हुआ है। देखिए, भौम जल स्तर किसे कहते हैं, समझ रहे हो? तो देखिए क्या होता है कि आप उन कारीगरों अपनों से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती है। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि कभी कभी किसी जगह कम गहराई पे पानी मिल जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अंदर डीप जाने पे पानी का स्तर मिलता है। तो पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिन गहराई पे चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को जानना है कि भौम जल स्तर और भौम क्या होता है, ठीक है, और अंतः स्यंदन क्या होता है। देखिए, वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्यंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब पढ़ना है जल भर किसे कहते हैं। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। ये हमारे SCRT किताबों में इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जलों की इतनी मतलब क्या होती है, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है और दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी पड़ जाती है और सूखा पड़ जाता है, ठीक है। देखिए, अब पढ़ते हैं जल प्रबंधन क्या है। देखिए, जल प्रबंधन उन स्थानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जहां जलों की बहुत कमी होती है। तो हमारे बिहार राज्य में अनेक स्थानों पे जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के तालाब, पोखर, बावड़ी, चौबच्छों, डबरे, आहरे बनाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रबंधन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर ये प्रबंधन ना रहे तो जल जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उसका उपयोग
किया जाता है कि जो हमें पानी जब बारिश जिस क्षेत्र में नहीं होती है तो उस समय ये चीज़ें काम आती है। अब पढ़ेंगे जंगल के बारे में। देखिए जंगल क्या है। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में कुछ जगह बड़े बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह की पेड़, झाड़ी, घास आदि लगाई जाती है। और जंगल में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कई जगह गांव या कस्बे जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें जंगल से कई सारे उत्पादन मिलते हैं जिनका हमारे लिए अलग अलग उपयोग है। ठीक है, हम हम ऐसे अपने डेली लाइफ में ऐसे सूची बना सकते हैं जिनका उपयोग जंतुओं के भोजन, औषधि और इमारती लकड़ियां प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए होता है। ये सब हम लोग जंगल के बारे में कर सकते हैं। वनों में खाद्य श्रृंखला कैसे होता है, तो देखो क्या होता है कि हम अपने स्वपोषी, परपोषी और मित्रपोषियों के बारे में आपने पढ़ा है। आपने यह भी जान लिया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी अंततः पौधे पौधे हैं पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। यह क्रम चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेढक छोटे छोटे कीट खा जाता है और मेढक को सांप खा जाता है और सांप को गरुड़ खा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। ये आहार श्रृंखला से खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए वनों की मिट्टी के बारे में थोड़ी जानते हैं। आपने पिछले अध्याय में जान लिया कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। देखिए, अब इनकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों? देखिए क्या होता है कि जंगलों में आप में सघन आम या लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पे परत के रूप में देख सकते हैं। अन्य छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों, घासों, फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। ऐसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिनसे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का चक्र पूरा होता है। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन्य जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये चीजें हमने आज इस पूरे पाठ में पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पाठ में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने बता दी, कुछ बातें हम लोग स्मरण नहीं करते हैं हम। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल, वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। समय की मांग है हम सभी जल का उपयोग मित वेगता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन, आश्रय प्रदान करते हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। मृदा वन की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है।